नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना। लगभग 43 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कुवैत यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों के लिहाज से बेहद खास। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। वहीं भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। पीएम ने अपने बयान में कहा, कुवैत के महामहिम अमीर क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पीएम ने अपने बयान में अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के लिए कुवैत के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। नागालैंड के अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस तरह के व्यवहार की निंदा की। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से संसद में महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा। दिल्ली पुलिस ने धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और अब क्राइम ब्रांच को केस सौंपे जाने के बाद कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय एनईसी के 72वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एनईसी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा गृह मंत्री वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, डिजिटल समावेशन आदि की समीक्षा के लिए बैंकरों के साथ भी एक बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 5वें वैश्विक पूर्व छात्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की एक टीम ने संभल में कल्कि विष्णु मंदिर का सर्वेक्षण किया। टीम में एएसआई के 4 अधिकारी थे। एएसआई की टीम ने कल्कि मंदिर में स्थित प्राचीन कृष्ण कूप का सर्वे किया। सर्वे में एसडीएम संभल वंदना मिश्रा के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि आर्कियोलॉजी की टीम आई थी। टीम को कल्कि मंदिर स्थित प्राचीन कृष्ण कूप के काल का निर्धारण करना है। पंजाब के 5 नगर निगम में चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगमों में चुनाव हो रहा है। वोटिंग के बाद आज ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नयापुरा क्षेत्र में आज सुबह एक मकान में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मकान के नीचे एक डेयरी चलती थी। इस डेयरी में ही आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है।
जयपुर में कल हुए भीषण हादसे में घायल लोगों में से 2 और लोगों की मौत हो गई। अब तक इस हादसे में कुल 14 लोगों की हो चुकी है मौत। घायलों का इलाज फिलहाल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। कल सुबह जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे गैस टैंकर में ब्लास्ट होने से भीषण दुर्घटना हुई थी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान आग जैसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से देश में पहली बार ऑल टेरेन व्हीकल फायर रोबोट और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रात दोपहर 3 बजे के बाद तेजाखड़ा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए तेजाखेड़ा जाएंगे। सिरसा में दोपहर 2 बजे तक ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। दिल्ली में अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही मुहिम अब और तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस के बाद अवैध घुसपैठियों के मामले में अब एमसीडी की भी एंट्री हो गई है। एमसीडी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। एमसीडी के शिक्षा विभाग की ओर से नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन भी कराया जाएगा। एमसीडी का स्वास्थ्य विभाग भी दिल्ली में हाल ही में जारी हुए जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेगा। एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। भारतीय रेलवे अपने 101 समर्पित कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके असाधारण योगदान के लिए आज प्रतिष्ठित 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मैं हूं भारतीय रेल विषय पर आधारित इस पुरस्कार समारोह में रेलवे अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। सुखबीर सिंह दलाल मुंडका से विधायक रह चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद सुखबीर सिंह दलाल ने कहा आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला, कई नेता छोड़ चुके हैं पार्टी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मॉरिशस के कैप माल्हेरेक्स में भारत की सहायता प्राप्त क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। विदेश सचिव ने विश्वास व्यक्त किया है कि आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। इस केंद्र की सेवाओं से स्थानीय निवासियों को महत्वपूर्ण लाभ होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का तापमान गिरा। कई राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे की चादर छाई हुई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की आशंका व्यक्त की है। पंजाब और राजस्थान में भी अगले 2 दिन यही स्थिति बने रहने की संभावना है। उत्तर भारत के अन्य हिस्से भी कड़ाके की ठंड की चपेट में। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली की आबोहवा की हालत बनी हुई है गंभीर। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल पिछले कुछ दिनों से सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की गिरावट से लोगों को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों, बुजुर्गों के साथ ही सांस और हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को हो रही है समस्याएं। दुनिया भर में आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं।
55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान विभिन्न सत्र। इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल। बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना, दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय, जीएसटी कर स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की है उम्मीद। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 2024 में 2.68 करोड़ खाते खोले। इसमें 59% खाते महिलाओं के स्वामित्व में हैं और 77% खाते देश के ग्रामीण हिस्सों में खोले गए हैं। जनवरी-नवंबर की अवधि में जहां 1.04 करोड़ ग्राहकों ने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया, वहीं 69 लाख ग्राहकों ने बीडीसी सेवाओं का उपयोग किया। लगभग 2600 करोड़ का भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में अब तक इंस्टॉल हुए पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की संख्या 25,000 को पार कर गई। भारी उद्योग मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। कर्नाटक में 5,765 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 3,728 स्टेशनों के दूसरे और उत्तर प्रदेश 1,989 स्टेशनों के साथ तीसरे स्थान पर है। अदानी समूह ने बिहार में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने की घोषणा की। इसके अलावा समूह राज्य में अपने सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण तथा लॉजिस्टिक कारोबार का भी विस्तार कर रहा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य के तहत देश में शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ाया है। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस फ्लो को लेकर 2022 की तुलना में 2023 में 63% की वृद्धि दर्ज की गई। क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में तेजी के बीच भारत में फूड कलेक्शन टेक अवे सेगमेंट में 2023 से 2028 के दौरान 7.7% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज किए जाने का अनुमान है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कैनरा बैंक के साथ करार का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाना है। भारत में 2025 में हायरिंग को लेकर 9% की वृद्धि होने की है उम्मीद। एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी, रिटेल, दूरसंचार और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा सेक्टर इस वृद्धि के होंगे जिम्मेदार। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में मजबूत सुधार देखने को मिलेगा। खान मंत्रालय आज गुजरात के पोरबंदर में एक ऐतिहासिक रोड शो करेगा। इसमें देश के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की पहली ई नीलामी की झांकी प्रमुखता से दर्शाई जाएगी।
देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर विशाल समुद्री खनिज संपदा उजागर करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता खान मंत्रालय सचिव वीएल कांथाराव करेंगे। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए। $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना और इसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन में सुधार करना है। ट्राई ने भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रदान करने की सिफारिशें की है। भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा एवं संरक्षा प्रणालियों को बढ़ाने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज युग्मित स्पेक्ट्रम की निःशुल्क मांग की है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव तड़के सुबह मिसाइल हमलों से गूंज उठा। ये मिसाइलें यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई थी। हमले में 14 नागरिक घायल हुए हैं। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार पर संकट गहराया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह 27 जनवरी को सरकार के खिलाफ एक औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में। पिछले 18 महीनों में हुई कई सर्वेक्षणों के अनुसार उच्च कीमतों और आवास संकट से जनता के बीच ट्रूडो सरकार के खिलाफ गुस्से का है माहौल। अमेरिका ने ताइवान को रक्षा सहायता देने का निर्णय लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के लिए रक्षा सहायता में 571.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में शुक्रवार को हुए रूसी मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिका ने सीरियाई नेता अहमद अल शरा की गिरफ्तारी पर रखा $1 करोड़ का इनाम वापस ले लिया है। ये घोषणा सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सरकारी कामकाज ठप पड़ने से टालने के लिए विधेयक को मंजूरी देकर सीनेट भेज दिया है। ये कदम सरकारी कामकाज बंद होने की समय सीमा के कुछ घंटे पहले उठाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से बात की। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून के शासन पर प्रतिबद्धता जताई। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में एक क्रिसमस बाजार में एक कार चालक ने क्रिसमस बाजार में लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जर्मनी के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार यह हमला तब हुआ जब एक कार ने जानबूझकर बाजार में लोगों की भीड़ को टक्कर मार दी। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि ये साल खेलों की दृष्टि से देश के लिए कामयाबी से भरा साल रहा है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले सालों में खेल के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। युवाओं के लिए कई कार्यक्रम आने वाले समय में सामने होंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि साल 2036 में देश में ओलंपिक का आयोजन हो सके, इसके लिए भी सरकार की ओर से विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को वनडे सीरीज में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत की अस्मिता धोरे ने एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया। कतर में आयोजित प्रतियोगिता के 49 किलोग्राम के महिला वर्ग में अस्मिता ने क्लीन एंड जर्क में ये पदक जीता। इसके साथ ही अस्मिता ने नेशनल यूथ रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हरियाणा की युवा निशानेबाज सुरुचि ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सुरुचि ने करणी सिंह रेंज में आयोजित प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन करते हुए सीनियर, जूनियर और यूथ तीनों वर्गों में स्वर्ण पर निशाना साधा।
विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। रिंकू सिंह को 50 ओवर की घरेलू प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का कप्तान बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की टीम में रिंकू सिंह भुवनेश्वर कुमार की जगह लेंगे। ये पहली बार है कि रिंकू सीनियर स्तर पर किसी राज्य की टीम की कप्तानी करेंगे। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का सामना एस्टन विला से होगा। टेबल में 5वें पायदान पर काबिज मैन सिटी की कोशिश जीत के साथ चौथे स्थान पर आने की होगी। प्रीमियर लीग में ही खेले जाने वाले एक अन्य मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट और ब्रेंटफोर्ड आमने सामने होंगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट इस मैच को हर हाल में जीतकर टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी। न्यूकैसल यूनाइटेड और इप्सविच टाउन की टीम प्रीमियर लीग में भिड़ेंगी। न्यूकैसल यूनाइटेड ने इस टूर्नामेंट में 7वीं जीत की तलाश में होगी, वहीं इप्सविच टाउन की नजर अपनी 3री जीत पर होगी। प्रीमियर लीग में अर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस की टीम आमने सामने होगी। अर्सेनल की टीम 8 जीत के साथ तालिका में 3रे स्थान पर काबिज है, जबकि क्रिस्टल पैलेस 15वें पायदान पर स्थित है। वेस्ट हैम यूनाइटेड और ब्राइटन एंड होव एल्बियन की भिड़ंत प्रीमियर लीग में होगी। वेस्ट हैम यूनाइटेड की नजर 6वीं जीत, जबकि ब्राइटन एंड होव एल्बियन की 7वीं जीत पर होगी। वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 का प्रीमियर 2025 में होगा। फैंस को फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक पाताल लोक का दूसरा सीजन 2025 में आने वाला है। अमन देवगन की डेब्यू फिल्म आजाद भी 17 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। गुरनीत मोंगा की शॉर्ट फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में चुना गया है। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले इसको सेंसर बोर्ड ने पास करते हुए यूएस सर्टिफिकेट दिया है। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज। किच्चा सुदीप की फिल्म मैक्स का ट्रेलर 22 दिसंबर को रिलीज होगा। फिल्म मुफासा द लॉयन किंग ने सभी भारतीय भाषाओं में लगभग 7.16 करोड़ रुपए की कमाई की है। सीरीज स्क्वाड गेम का दूसरा पार्ट 26 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए है तैयार। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 बनी 1000 करोड़ रुपए के ऊपर कमाई करने वाली दूसरी इंडियन फिल्म। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।